नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आप जिस क्लास का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, विच वाज साइंस एंड टेक के जून 2026 की करंट अफेयर्स का सेशन, वो मैं आपके लिए लेके आ गया। तो जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ कि अगर मेरी स्पीड आप लोगों को स्लो लगे, तो आप वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे करके देख लेना। ठीक है। अब आप किसी भी सेशन को स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस सेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं। एवं ही किसी भी सेशन को हम स्टार्ट नहीं करते, है ना। क्योंकि ये एक प्रोसेस है, एक लंबे टाइम तक आपको ये वीडियोस देखनी है ना। जैसे आज जून का सेशन है, फिर अगले मंथ का सेशन आएगा, फिर अगले मंथ का सेशन आएगा, ऐसे मंथ्स के सेशन चलते रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए हम इन क्लासेस में क्या करते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको पता है कि बहुत सारी न्यूज होती है हर एक मंथ में, बट उसमें से एग्जाम ओरिएंटेड कौन सी न्यूज है, उसमें से वो न्यूज कौन सी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके लिए इधर लेके आता हूँ। ठीक है। अब देखो हम क्या क्या करेंगे इस क्लास में। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर कोई भी चीज पूछी गई है, ठीक है, अगर कोई भी चीज न्यूज में है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए वो क्यों न्यूज में है। ठीक है। अगर कोई भी चीज वर्ल्ड में पहली बार होती है, इंडिया में पहली बार होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें याद रखनी है। तो उन चीजों को भी मैंने आज के सेशन में ऐड किया है। ठीक है। फिर उसके बाद वही जैसे मैंने बताया क्यों न्यूज में है। फिर उसके बाद अगर कोई भी ऐसी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो स्टैटिक पोर्शन हमारा कवर कर दे। ठीक है। आपको पता है साइंस एंड टेक का स्टैटिक का पोर्शन भी है। उस स्टैटिक के पोर्शन को भी हम करंट अफेयर्स के थ्रू ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज के सेशन में आपको एक चीज देखने को मिलेगी जो स्टैटिक में आपको पढ़नी होती है, जैसे पिंक हाइड्रोजन क्या होता है, तो पिंक हाइड्रोजन भी आज हम पढ़ लेंगे। तो ये तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें। उसके बाद ये कंटेंट जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो 2027 के लिए दे रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पीसीएस वाले स्टूडेंट्स इसे नहीं देख सकते या डिफेंस वाले नहीं देख सकते। ऑब्वियसली करंट अफेयर्स जो एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो बाकी एग्जाम्स के लिए भी होती है इंपॉर्टेंट, बट उनके पूछने का बस तरीका बदल जाता है। लाइक अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ पिंक हाइड्रोजन, तो सिविल सर्विसेज में क्या पूछा जाएगा, सिविल सर्विसेज में पूछा जाएगा पिंक हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट। ठीक है। स्टेटमेंट्स में। वहीं पर यहीं पर डिफेंस और पीसीएस में कैसे पूछ लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे पिंक हाइड्रोजन होता क्या है, या मैच द फॉलोइंग में या किसी चीज में पूछ लेंगे, है ना। तो करंट अफेयर तो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। अब हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ आगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैनल पे और क्या आपको मिलेगा जो आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। देखो, इसी चैनल पे यूट्यूब में फ्री में आपको जितने भी सिविल सर्विसेज के पेपर हुए 2014 से लेके 2025 तक, उन सारे पेपर्स को मैंने इधर डिस्कस किया और बहुत ही ज्यादा डीप में मैंने आपको इधर बताया नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड कैसे आपको हेल्प करेगा एग्जाम क्लियर करने में। साथ ही साथ एंशंट हिस्ट्री कि जो अपनी एनसीईआरटी है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवाई है। आप इसे देख सकते हैं। आपको पता है कि यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो या पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। फिर ये भी फ्री में। ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है कि इन्वायरमेंट जो है ना, वो बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। इसकी इसकी आप बुक्स देखेंगे तो बहुत ही बल्कि बुक्स देखने को मिलेगी, बट मैंने क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स उठाई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उठाए हैं, जिसके अराउंड मैंने पूरे के पूरे सेशन बनाए, 9 सेशन बनाए, छोटे छोटे सेशन है, 35 to 45 मिनट्स के, है ना। उसमें मैंने पूरी इन्वायरमेंट को कवर कर दिया। ठीक है। तो आप इस सेशन को देख सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन नीचे आ रहा होगा, 389 रुपीज आपको बस पे करने होंगे और आपको एक महीने के लिए एक्सेस मिल जाएगा। 9 वीडियो है, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, अपने नोट्स वगैरह बना लेना। पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। ठीक है। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने आईडी दे रखी है, मैं वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है। अब चलते हैं सेशन की तरफ। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें करना क्या था, हमें एक चीज याद रखनी थी कि अगर कोई भी चीज वर्ल्ड में पहली बार हुई या इंडिया में पहली बार हुई, तो हमें वो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो इंडिया ने क्या किया है अभी रिसेंटली, पहला अपना मास मार्केट स्टार्ट करी है। किसकी मास का मतलब कि बड़े लेवल पे। ठीक है। कहाँ किसकी शुरू करी है, फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल की। अब ये क्या नाम है, वैगनार, है ना, जिसको लोग डिब्बा बोलते हैं, है ना। उसी ने क्या किया है, अभी फ्लेक्स फ्यूल लेके आई है। वो फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है, देखो पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अब मान लो कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी है जो कार ए, जो चलती है सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पे। कार बी है,
वो चलती है सिर्फ और सिर्फ डीजल पे। कार सी है, वो चलती है सिर्फ और सिर्फ सीएनजी पे। कार डी है, वो चलती है इथेनॉल प्लस पेट्रोल पे, जिसमें इथेनॉल की मात्रा रहता है, मान लेते हैं। अब क्या है कि अगर मेरे को अगर मान लो कि मेरे को अगर ये वाला पेट्रोल जो है इथेनॉल प्लस पेट्रोल E85 जैसे आपने देखा बार है, तो मुझे ऐसा व्हीकल फिर चाहिए होगा जिसमें ये चलता हो। बट आप सोचो कि अगर मेरे को ये नहीं यूज करना है या ये कभी कभी यूज करना है और सीएनजी भी यूज करनी है साथ ही साथ, या फिर मुझे साथ ही साथ डीजल भी यूज करना है, मुझे साथ ही साथ नॉर्मल पेट्रोल भी यूज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने इंजन में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, है ना। जैसे आप पहले देखते थे पेट्रोल और सीएनजी वाली गाड़ियां आती थी, है ना, सीएनजी लोग बाहर से भी लगवा लेते थे कई बार, मतलब की कंपनी भी लगा के देती थी। ऐसे ही अगर मैं क्या करूं, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस से गाड़ी जो चल रही है उसको एक ही गाड़ी में मैं सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस दे दूं, तो उससे क्या होगा, उससे मैं ये बोलूंगा कि वो एक फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल है। मतलब किसी भी टाइप के फ्यूल पर वो पर्टिकुलर गाड़ी चल जाएगी, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे फ्लेक्स फ्यूल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैं फ्यूल्स उसमें यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे E85 के लिए एंड सीएनजी पेट्रोल, उनके लिए इसको बनाया गया है, जो ये वैगनार है न्यू वाली, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज में था, बट हमारे लिए ये नहीं है इंपॉर्टेंट कि वैगनार आई है कौन सी आई है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें फ्लेक्स फ्यूल का कॉन्सेप्ट पता हो। तो फ्लेक्स फ्यूल का मतलब सिंपल है, मल्टीपल फ्यूल टाइप्स उसमें एक ही गाड़ी में हो जिसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। होगा कैसे यूज करेंगे, वही जैसे मैंने बोला कि इंजन में हमें क्या करनी पड़ेगी, उसकी स्पेसिफिकेशंस में हमें चेंज करना पड़ेगा, उसमें कुछ हमें मॉडरेशन करनी पड़ेगी, उसमें हमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे। तो वही है कि ताकि इंजन जो है वो एक डिफरेंट कंट्रोल्ड मॉड्यूल्स पे चल सके। इसका मतलब क्या है, मैं जब कोई स्विच दबाऊं तो वो पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाए, जब मैं कोई स्विच दबाऊं तो वो सीएनजी में कन्वर्ट हो जाए, जब मैं कोई स्विच दबाऊं तो वो डीजल में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स में मैं उस गाड़ी को चला पाऊँ, ठीक है। अब इसी से एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है E85 का, जो मैंने आगे कर दिया है उसे भी कवर, ठीक है। क्योंकि मैंने सोचा जब E85 इतना न्यूज में है तो कोई ऐसा बच्चा ना रह जाए जिसे पता ही ना हो ये E85 क्या है। वैसे तो आई नो आप लोग बहुत स्मार्ट है, ठीक है, बट फिर भी कुछ लोग होते हैं जो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। उनके लिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को आगे इंट्रोड्यूस किया, मैं आपको बता दूंगा। अब हम क्यों इतना इंस्पायर्ड है, हम किससे इंस्पायर्ड है इतना, तो हमने ये देखा था, ये जो ब्राजील है ना, इसने E85 फ्यूल को अपने देश में परफेक्टली अभी तक रन करवाया। तो इस वजह से ब्राजील से हम इन्फ्लुएंस होके अपने देश में भी ले आए E85, जिसमें E85 का मतलब क्या है, देखो, E85 का मतलब है कि इथेनॉल उस पर्टिकुलर फ्यूल में 85% है। अभी जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि पेट्रोल जो होगा वो 15% होगा और जो इथेनॉल है उसमें 85% होगा, ठीक है। अब यही बोला गया है इसमें कि कई ऐसे भी, मतलब कि हमें इलेक्ट्रिफाइड एफएफवीज देखने को मिले हैं। एफएफवीज का मतलब क्या है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, है ना। इलेक्ट्रिफाइड का मतलब क्या है कि क्या होता है ना, आपको पता है हम ब्रेक सप्लाई करते हैं, ठीक है, या हम गाड़ी में डाउन हिल जा रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर गाड़ी जो है, आपको पता है एनर्जी जो है वो ना ही आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो जब गाड़ी डाउन द हिल जा रही होती है तो वो एक एनर्जी क्रिएट कर रही है, आपको पता है ना, टायर तो घूम रहे हैं। तो उसकी वजह से कुछ व्हीकल्स में ऐसा होता है कि जो वो इलेक्ट्रिसिटी वहां जनरेट हो रही है ना, उस एनर्जी की वजह से उसको यूज किया जाता है गाड़ी को रन करवाने के लिए, तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफाइड एफएफवीज, है ना। कितना अच्छा हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मानो कि ये एक गाड़ी है, देखो एक गाड़ी से कितने तरीके से हम, मतलब कि एनर्जी सोर्स उसे बना सकते हैं, खुद देखो, इसके टायर घूम रहे, टायर घूम रहे तो एनर्जी तो क्रिएट हो रही है। उस एनर्जी को अगर हम यूज कर पाए अपने इंजन को पावर करने के लिए तो कितना आसान होगा। साथ ही साथ जब गाड़ी आगे बढ़ती है, इधर से बढ़ा लो इधर से बढ़ा लो, तो आपको पता है कि एयर आ रही है सामने से, है ना। उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ आगे ऐसा बना सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर अंदर छोटी सी टरबाइन हो, जो कि क्या करे, जो कि घूमती रहे। वो घूमेगी तो क्या होगा, एनर्जी क्रिएट होगी, फिर उसे हम यूज कर सकते हैं। तो मतलब हम एयर की हेल्प से, टायर जो घूम रहे हैं उनकी हेल्प से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या कर सकते हैं, एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। बट वही है, विद टाइम क्या पता आगे आने वाले 100 सालों में ऐसा होने लगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। बट ये टायर घूमने से जो मतलब कि एनर्जी क्रिएट करी जाती है, ये तो अभी भी होता ही है, ठीक है।
और मतलब आपको वो गाड़ियां देखने को मिलेगी, जैसे मैं बताऊँ आपको, एक गाड़ी वॉल्वो की कार्स हैं, उसमें ये मतलब कि चीज़ यूज़ करी जाती है, टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है। अब E85 जैसे मैंने आपको बताया कि 80 से 85%, वैसे E85 है तो 85% ही यूज़ किया जाएगा, बट फिर वही बात है कि ऊपर नीचे थोड़ा कर देते हैं वो डेटा में। बट आपको याद रखना है E85 का मतलब है 85% इथेनॉल, 15% पेट्रोल। ये ऐसा करा क्यों जा रहा है? ताकि क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो हम करते हैं, आपको पता है जो हम कच्चा तेल बाहर से लेते हैं वो हम कम लें, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस का जो जनरेशन है, देखो हम कोल को जलाते हैं एनर्जी के लिए, हम यूज करते हैं क्रूड ऑयल को, इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस आती हैं। तो वो ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, उस उसका जो मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि जब वो मतलब कि समझ लो कि जैसे क्रूड ऑयल बर्न हो रहा है किसी भी चीज के लिए, कोल बर्न हो रहा है, तो आउटपुट में क्या देखने को मिल रहा है? कुछ ग्रीन हाउस गैसेस देखने को मिलती है। अब वो ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट ना हो, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस फ्यूल को यूज कर, ठीक है। साथ ही साथ रूरल इकोनॉमी बूस्ट होगी। अब आप सोचोगे रूरल इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी? गन्ने कहाँ उगते हैं? गन्ने सिटी में उगते हैं आपके? नहीं उगते। कहाँ उगते हैं? रूरल एरियाज में, ठीक है। मेनली यूपी में, महाराष्ट्र के वेस्ट यूपी में बहुत उगते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत उगते हैं। तो रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा इसकी वजह से, इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया। तो अब आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बट वही बात है कि क्या सही में ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो कम हो पाएंगी? क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा था, है ना, कि मैं नाम नहीं लूंगा यूट्यूबर का, उसने एक जगह जाकर इथेनॉल प्लांट्स के पास, आपने देखा होगा कि एक व्लॉग टाइप बनाया था, ये रिपोर्टिंग करी थी, जिसमें उसने दिखाया था कि कितना पॉल्यूशन निकल के आ रहा है बाहर, है ना। तो फिर इधर कम कर लो उधर ज्यादा कर लो, एक ही बात हो गई, ठीक है। बट इस मुद्दे पे ज्यादा बात करके कोई फायदा नहीं है, थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है, कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, हमें उससे मतलब नहीं है ना, हमें मतलब है एग्जाम क्लियर करना है, आगे बढ़ना है। ब्लू माइक्रो मून की बात करते हैं। ब्लू माइक्रो मून ये कॉन्सेप्ट क्या है? अभी रिसेंटली ब्लू माइक्रो मून देखने को मिला था, इस वजह से हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो ये दोनों अलग अलग फिनोमिना है। सबसे पहले है एक ब्लू मून का फिनोमिना, एक है माइक्रो मून का फिनोमिना। आपको पता होने चाहिए दोनों ही। जब ये दोनों साथ में हो जाए तो इन्हें बोलते हैं ब्लू माइक्रो मून, ठीक है। अब सबसे पहले आप समझो ब्लू मून होता क्या है। यूजुअली एक मून न्यू मून से फुल मून में कन्वर्ट वापस जब होता है तो उसको अराउंड 29.5 डेज लगते हैं, ठीक है। आपको पता है एक मंथ 30 दिन का होगा या 31 दिन का होगा या फिर कभी कभार 28 डेज का होगा, है ना। अब देखो होता क्या है, इस बात को समझना आप, कि जब 29.5 डेज लगते हैं तो इसका मतलब है कि जो फुल मून है, जो लूनर साइकिल है, जो 29.5 डेज ले रही है, तो इसका मतलब है कि आपको एक ही फुल मून देखने को मिल सकता है एक मंथ में। बट कई बार ऐसा होता है कि दो फुल मून भी देखने को मिलते हैं एक महीने के अंदर, ठीक है। जब ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं ब्लू मून। ब्लू मून क्यों बोला जा रहा है? ऐसा नहीं है वो नीला है, नहीं, क्योंकि ये चीज कभी कभार होती है, इस वजह से उसे ब्लू मून बोल दिया गया। तो अगर एक ही महीने के अंदर दूसरी बार फुल मून दिख जाए तो उसे हम ब्लू मून बोलते हैं, ठीक है। ये 2 से 3 साल में एक बार होता है। माइक्रो मून क्या होता है? माइक्रो मून जब मून बहुत छोटा दिखे। छोटा कब दिखेगा? जब अर्थ से बहुत दूर होगा। तो आपको पता है कॉन्सेप्ट होता है एपोजी का। एपोजी का मतलब क्या होता है? जब मून अर्थ से सबसे दूर होता है ना, तो उस पॉइंट को एपोजी बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जब वहां पर मून है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो माइक्रो मून बन चुका है। अब देखो इस चीज को समझना, जब फुल मून और माइक्रो मून एक साथ देखने को मिले, जब फुल मून और माइक्रो मून मून एक साथ देखने को मिले, मतलब सन सबसे दूर भी है और वो फुल मून भी है, तो उस टाइम पर एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है ब्लू माइक्रो मून। बट वो फुल मून भी एक महीने में दूसरी बार वाला होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए दो कॉन्सेप्ट को मिला देते हैं तो ये ब्लू माइक्रो मून बन जाता है। अब इस चीज को याद रखना, ये आपको 10, 20, 30 साल में एक बार ही देखने को मिलता है, जब भी वैसी कंडीशंस बन जाए, ठीक है। तो इस बार ये रिसेंटली देखने को मिला था, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट न्यूज में था। आगे बढ़ते हैं। इतनी ही आसानी से हर एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। तो बस बने रहना। हाँ मुझे पता है इधर पिक्चर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो कंसंट्रेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। बट यार देखो पढ़ाई तो ऐसे ही होगी, है ना।
अब मैं आपको वो पिक्चर दिखा दिखा के मतलब कि आपको वो तो नहीं करता रहूंगा कि हाँ एंटरटेनमेंट आपका, जो चीज इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली है यार उतना पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है। अब देखो, ऑन स्क्रीन मार्किंग की बात करते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता है सीबीएसई एक नया तरीका लाई थी कि हम कैसे बच्चों की जो आंसर शीट है उसे इवैल्यूएट कर पाए। उन्होंने क्या बोला कि जो टीचर्स हैं वो खुद मतलब कि इवैल्यूएट करके नंबर देकर नंबर गिनने में परेशान हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा सिस्टम लाते हैं जिसमें जो बच्चे की कॉपी होगी उसकी फोटोज खींची जाएगी, उसे स्कैन किया जाएगा और उसे एक वेबसाइट पे अपडेट अपलोड किया जाएगा। अपलोड करने के बाद उसकी एनोनिमिटी को बना के रखने के लिए, मतलब कि पता ना चले कि ये स्टूडेंट कौन है, तो उसका रोल नंबर वगैरह सब कुछ जो है उसको क्रिप्टोग्राफी के थ्रू क्या करना क्या किया जाएगा, उसको हाइड किया जाएगा। अब जब जो टीचर है वो उसे चेक करेंगे, जब टीचर पेपर को चेक करेंगे तो उसके बाद वो उसके साइड में वहां पे मार्क्स लिखेंगे। अब वो जो कंप्यूटर है, वो जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, वो अपने आप सारे मार्क्स को ऐड करेगी। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या था, ऑन स्क्रीन मार्किंग। बट इसमें बहुत सारी दुविधाएं देखने को मिली। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने क्या किया कि कोई ना पायलट प्रोजेक्ट नहीं लेके आए, उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली एक बड़े लेवल पे लार्ज स्केल पर इसको डायरेक्टली यूज कर लिया। अब इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्यों? सबसे पहले तो स्कैन प्रॉपर होना चाहिए, टीचर्स जो हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई कैसे देखना है, कैसे मार्क करना है, कैसे नंबर देने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप एक बात सोचो कि अगर स्कैन प्रॉपर नहीं हुआ, टीचर पढ़ नहीं पाए, वो नंबर कैसे देंगे? उसके बाद स्कैन जब कॉपी को कर लिया और उसके बाद जब क्रिप्टोग्राफी के थ्रू उसकी आइडेंटिटी हाइड करी जा रही है या कोई भी चीज अपलोड करी जा रही है, तो क्या वो सेम आंसर शीट किसी और के नाम पे बाद में मार्क्स तो ऐड नहीं हो जाएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी दुविधाएं देखने को मिली, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा और लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई, मेनली बच्चों को और उनके पेरेंट्स को, है ना। तो यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। तो आपको ऑन स्क्रीन मार्किंग के बारे में पता होना चाहिए, है ना। जो चीजें यहाँ पे लिखी है मैंने डायरेक्टली समझा दी। आगे बढ़ते हैं। आज मैं पानी भी नहीं लेके बैठा अपने साथ, कोई बात नहीं। अब इंडिया में पहली बार इंडिया में पहली बार एक ऐसी फैसिलिटी बनाई गई है जो कि क्या है, एक लार्ज स्केल पर रेन्यूएबल एनर्जी को यूज करेगी। ठीक है। कहां पर बनाई गई है? सीतापुर है उत्तर प्रदेश के अंदर, सीतापुर है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये कितनी जिसे हम कहते हैं कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी, रेन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करेगा? 250 मेगावाट। 250 मेगावाट। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये ना कंफ्यूज करेंगे आपको, इसलिए मैं आपको ये चीज पहले बता देता हूँ। ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की लैंड पे लिया गया है। क्यों? ताकि जो डिफेंस सेक्टर है हमारा, है ना, उसकी जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसको हम रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ ले जा सकें। इस वजह से ये जो है जिसे हम कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ठीक है। इसका नाम क्या है? सीतापुर 250 मेगावाट सोलर बीईएसएस प्रोजेक्ट। ठीक है। इसको डेवलप किसने किया? एनटीपीसी लिमिटेड ने। आप सब जानते हैं एनटीपीसी क्या है ना। और इसमें आपको क्या याद रखना है, बस ये है कि जो डिफेंस की ही डिफेंस लैंड है उसके 850 एकड़्स में इसको बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो लैंड वेकेंट थी ना उसको यूज किया गया और वहां पर इसको सेटअप किया गया। इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, है ना। बस ये चीज याद रखना कि ये जीरो फ्यूल ग्रिड स्टेबलाइजेशन की तरफ हमारा स्टेप है। अब आप सोचोगे ये जीरो फ्यूल ग्रिड स्टेबलाइजेशन क्या है? खुद सोचो, जीरो फ्यूल मतलब कि जो हमारा वो फ्यूल है ना, क्रूड ऑयल हो गया, कोल हो गया, उसको उसकी जो कंजम्पशन है उसको जीरो किया जा रहा है। ग्रिड स्टेबलाइजेशन वहां पे जो एनर्जी सोर्सेज को यूज किया जा रहा है वो ऑब्वियसली जीरो फ्यूल है, वो रेन्यूएबल एनर्जी की रेन्यूएबल एनर्जी होगी। इस वजह से ग्रिड स्टेबलाइजेशन वर्ड यूज किया गया। ठीक है। ये बोला गया है कि इसमें यस इनिशियली पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा, जिसे हम कहते हैं कि लंबे टाइम में बहुत ही कम खर्चा करना पड़ेगा। इनिशियल खर्चा ज्यादा है बट लंबे टाइम में खर्चा कम करना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग रन का सोचते हैं तो, है ना। क्योंकि हम शिफ्ट कर जाएंगे रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ फ्रॉम फ्यूल फॉसिल फ्यूल बेस्ड ग्रिड पावर, है ना। कि पहले हम इस पे चलते थे फॉसिल फ्यूल ग्रिड पावर पर, अब हम किस पर चलेंगे? रेन्यूएबल एनर्जी पर। तो एक शिफ्ट देखने को मिलेगा। ओके। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे प्यारी
जो मुझे, जैसे हम कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन लगी। क्यों? देखो, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि गूगल जेमिनाई के थ्रू आप अपनी एआई वीडियोस बना रहे होंगे, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मेनली चाइना के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूएस के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। बट ऐसे ही एक इंडिया का इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म आया है जिसका नाम क्या है, वर्या। ठीक है, ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस वीडियो जनरेटिंग एआई मॉडल है। ठीक है, इससे आप टेक्स्ट के थ्रू या इमेज अपलोड करो, उसके थ्रू हम आप क्या कर सकते हो, एक वीडियो जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये कौन सी कंपनी का है? वारिया अवतार एआई। प्लीज इसे याद रखने, डायरेक्टली पूछा जाएगा, क्योंकि इंडिया का पहला इंडिजीनियस मतलब कि ये एआई टूल है। ठीक है, प्लीज इसे याद रखना। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यूजुअली आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जब आपको एक वीडियो जनरेट करनी होती है, प्रॉपर वीडियो जनरेट करनी होती है। तो उसको 50 स्टेप्स से सिंपल 4 स्टेप्स पे कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, आपको पता है कि आपको पर सेकंड कितना ज्यादा पैसा देना पड़ता है अगर आपको ये वीडियो जनरेट करनी है। तो यहाँ पर कॉस्ट कितनी है, सिर्फ 0.48 पर सेकंड, सिर्फ 0.48 पर सेकंड। तो ये बहुत चीप भी है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि 10x मोर कॉस्ट एफिशिएंट, कि मतलब 10 गुना ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है, 10 गुना ज्यादा, सॉरी 10 गुना कम पैसे लगेंगे। और वैसे ही 20 गुना चीपर देन दी लीडिंग ग्लोबल वीडियो मॉडल्स। कि आप देखोगे ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाइना की, यूएस की, उनसे बहुत ज्यादा सस्ता है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे ना, लाइक मैं आपसे बोलता हूँ, आप गए फ्रांस। ठीक है, वहां पे आपको कोई लड़का है तो उसे फ्रेंच वुमन मिली या फ्रेंच गर्ल मिली कोई, है ना, और कोई लड़की है तो उसको कोई हैंडसम फ्रेंच मैन मिला। आपने बताया आप इंडिया से है, पहला थॉट उसके दिमाग में क्या आएगा? ताजमहल, रेड फोर्ट, मुंबई, स्लम्स। ठीक है, इससे ज्यादा तो बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा बाहर के बारे में नहीं जानना चाहते, उनको इससे ज्यादा नहीं पता होता, है ना। अब यही होता है एआई के साथ, जब वहां पर इतनी इंफॉर्मेशन इंडिया के बारे में अवेलेबल नहीं है, तो आप बहुत कुछ जानने की कोशिश करोगे तो आपको इन्हीं चीजों के बारे में बताया जाएगा। बट क्योंकि ये इंडिया का मॉडल है, एआई मॉडल है वारिया, तो इसमें आपको ज्यादा डाइवर्स रीजनल कंटेक्स्ट देखने को मिलेगा। आपको स्पेसिफिक क्लोथिंग देखने को मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के हिसाब से, फेस्टिवल्स, आर्किटेक्चर, फूड, मतलब इनके अराउंड आप पूरा का पूरा कंटेंट बना सकते हो। यहाँ पे बहुत ही आपको डाइवर्सिफाइड डेटा देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे देश की ही है एआई मॉडल ये है। ठीक है, इस वजह से आगे बढ़ते हैं। इतना यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बस ये बताया गया है कि इसको सब्सिडाइज करा गया, और जो हमारा इंडिया का एआई मिशन है उसके तरफ ये हमारा एक पॉजिटिव स्टेप है। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी चिप्स, है ना, जैसे आपकी ब्रेन की मेमोरी होती है, वैसी कंप्यूटर के लिए मेमोरी चिप्स होती है ना। तो उसी के बारे में यहाँ बात करी गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ड्रैम क्या है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो पूरा वो लिखेंगे नहीं, ड्रैम लिखेंगे। या फिर पूछा जाए NAND फ्लैश क्या है, या फिर पूछा जाए HBM क्या है, तो आपको ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। तो देखो, क्या होता है कि मेमोरी चिप्स जो हैं, ये सेमीकंडक्टर कंपोनेंट जो है, मतलब कि ये समझ लो ऐसे, चलो ऐसे समझो, वैसे नहीं समझ में आएगा तो। मेमोरी चिप्स का काम क्या है? ऐसी चिप्स, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर्स को यूज करके बनी हुई है, जो मेमोरी जो है कंप्यूटर सिस्टम की, उसको एब्जॉर्ब करना या एकोमोडेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब ड्रैम और NAND में फर्क क्या है? ड्रैम क्या करता है, शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी मेमोरी को स्टोर करता है। लाइक अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, ठीक है, तो उस केस में वो चीज सेव नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, बस डायनेमिक है, उसी टाइम के लिए है, बहुत एक्टिव है, बट तब तक जब तक पावर ऑफ नहीं हो रही। तो जो आप काम कर रहे हो, वो जब तक पावर ऑफ नहीं हो रही उस पर्टिकुलर कंप्यूटर की, तब तक ये यहाँ पर जो मेमोरी है वो जिसे हम कहते हैं कि स्टोर होती है। फिर NAND फ्लैश क्या है? NAND फ्लैश का मतलब है जो परमानेंटली आपको डेटा स्टोर करना है लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो वो NAND फ्लैश मेमोरी चिप्स उस टाइम पे यूज होती है। ठीक है, तो ड्राम समझ में आ गया, NAND समझ में आ गया, अब HBM समझ लेते हैं। अब आपको पता है कि आप जनरेटिव एआई को यूज कर रहे हो, ऐसे बहुत ही एडवांस्ड एआई मॉडल्स को आप यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? हाई बैंडविड्थ चाहिए। तो इसीलिए जो हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स हैं, उन्हें HBM बोलते हैं, जो कि क्या करती है, हेवी जनरेटिव एआई और क्लाउड डेटा सेंटर्स के डेटा को स्टोर करती। ठीक है, तो आपको बस ये नाम पता होने चाहिए, DRAM क्या है, NAND फ्लैश क्या है, HBM क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब क्या है, रिसेंटली इंडिया ने अपना पहला कमर्शियल स्केल कोल टू एमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट निकाला है। मतलब कैसे कोल को एमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए इंडिया ने पहला कमर्शियल स्केल का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कहां पर? लखनपुर ओडिशा में। पीसीएस वाले, डिफेंस वाले तो इस डेटा को याद कर लो, ये पक्का आएगा। लखनपुर ओडिशा में किया गया, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझना है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाले स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। सबसे पहले तो ये डेटा याद रखना कि भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड ने इसे क्या बोलते हैं, डेवलप किया है। प्लस उसके साथ किसने काम किया है? कोल इंडिया लिमिटेड एंड बीएचईएल, ठीक है। अब इस चीज को समझना कि टेक्नोलॉजी कहती क्या है। टेक्नोलॉजी कहती ये है कि कैसे इसे कन्वर्ट किया जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि कोल से इसे कन्वर्ट किया जा रहा है एमोनियम नाइट्रेट में, तो कोल को यूज करना पड़ेगा। अब हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश में ऐसा कोल है जो जिसका ऐश कंटेंट बहुत हाई है ना, जिसका ऐश कंटेंट बहुत हाई है, ठीक है। मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस किस टाइप के कोल होते हैं, बेस्ट टाइप का कोल कौन सा होता है, और हमारे इंडिया में कौन सा कोल मिलता है ना। बस चलो पहले दो ही बता देना, ये लिग्नाइट को रहने दो, पहले दो बताना, ठीक है। इसका नाम ए से शुरू होता है, इसका बी से, ठीक है। अब तो बता ही दोगे, है ना। और हमारे देश में ज्यादातर ये मिलता है, सेकंड बोलने ही वाला था, बच गया। अब देखो जरा, तो यही बोला गया है कि इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट, कि हम कोल को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे। कैसे? हम उसको हाई प्रेशर के अंदर क्या करेंगे, स्टीम करेंगे। उसको क्या करेंगे, स्टीम करेंगे। मतलब क्या किया जा रहा है, ये एक एयरोबिक रिएक्शन है, ये एक एयरोबिक रिएक्शन है। जब भी हाई प्रेशर के अंडर कोल को स्टीम किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस टाइम पर एक गैस निकल के आती है। उस गैस को क्या बोला जाता है? सिन गैस। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको गैसेस देखने को मिलेगी, पर दो मेन कंपोनेंट्स इसके कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कई बार ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सिन गैस में दो मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं, या सबसे ज्यादा कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक है हाइड्रोजन गैस। ये गैस है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्लीज याद रखना, सिन गैस। अब क्या किया जाएगा, इस सिन गैस में से जो इम्प्योरिटीज हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। इस सिन गैस से जो इम्प्योरिटीज हैं उन्हें हटा दिया जाएगा और इसको एमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा। अब याद रखना, सिन गैस को अगर आपको एमोनिया में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल एम आएगा, एमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें एक प्रोसेस यूज होता है जिसको बोलते हैं HB प्रोसेस। HB का मतलब क्या है? हैबर बॉश प्रोसेस, ठीक है। तो हैबर बॉश बॉश प्रोसेस अगर पूछ लिया जाए कि क्या है, क्यों यूज होता है, तो याद रखना है सिन गैस को एमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए भी इसे यूज किया जाता है। अब जब हमने इसे एमोनिया में कन्वर्ट कर लिया तो अब हम इसे ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, और इसको नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो अब क्या हुआ, एमोनिया से किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में। अब नाइट्रिक एसिड से हम इसमें फाइनली किस में कन्वर्ट करेंगे? एमोनियम नाइट्रेट में, एमोनियम नाइट्रेट में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, प्लीज। क्या क्या याद रखना है? सिन गैस में मेन कंपोनेंट्स क्या है, हैबर बॉश प्रोसेस कहाँ यूज होता है, ठीक है। ये बस आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन। आज तक ड्रोन कैसे देखे आपने? ड्रोन देखे जिसमें कोई भी थ्रेड नहीं लगा हुआ, है ना, मतलब पतंग जैसा नहीं होता। अब देखो, मैं कहता हूं आपको एक ड्रोन ऐसा बनाते हैं जिसमें पतंग जैसा धागा हो। आप कहोगे अरे यार ये क्या है, बट उससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। कैसे? तो यही है वो फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स, ठीक है। ये प्रॉपर ड्रोन्स ही है। बस आप क्या देखते हो कि जब आप ड्रोन उड़ा रहे हो, ठीक है, तो आपके बीच में और ड्रोन के बीच में कनेक्शन कैसा है? वायरलेस है, वायरलेस है ना। तो अगर मैं किसी भी तरीके से उसे जैम करना चाहूं तो मैं जैम कर सकता हूं उसे। तभी आप देखते हो कि ड्रोन्स को जिसे हम कहते हैं कि जो वेपनाइज ड्रोन्स है, ठीक है, उनको जैम कैसे किया जाता है? उनको जैम किया जाता है जैमर्स के थ्रू। कैसे किया जाता है? क्योंकि वहां पर जो मतलब कि आप देखेंगे कि उनके बीच में जो कनेक्शन का सोर्स है, उस कनेक्शन के सोर्स को खत्म किया जाता है। बट
जब आप इस फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स को यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें एक पतला सा थ्रेड, बहुत पतला सा थ्रेड जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 35 to 40 किलोमीटर होगी, उसको इस ड्रोन से जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से अब जो जैमर्स है ना, जो जैमर्स हैं वो इसके कनेक्शन को तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब आप किसी भी फ्रीक्वेंसी पर तो उसे चला नहीं रहे ड्रोन को, अब तो आपके बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इसके वजह से ये हेल्प होती है कि अब आप किसी भी तरीके से इस ड्रोन को जैम नहीं कर सकते। ठीक है, और जिस तरीके से आप ड्रोन से डायरेक्ट व्यू लेते हो रियल टाइम का, उसी तरीके से इस फाइबर ऑप्टिक ड्रोन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, आप हाई रेजोल्यूशन का मजा उठा सकते हो। तो ये बोला गया, हेयर थिन फाइबर ऑप्टिक केबल को इसमें यूज किया जाता है जो ड्रोन से कनेक्टेड होती है। 30 से 45 किलोमीटर लॉन्ग आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें से कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं निकलती है, तो आप इसे जैम कैसे करोगे, इनके बीच का जो कनेक्शन था आप उसे तोड़ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये किसी भी जीपीएस पे या रेडियो फ्रीक्वेंसी पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं। ठीक है, निर्भर किस पर है, ये इस फाइबर ऑप्टिक्स पर निर्भर है। ठीक है, जिसको जब तक काटा ना जाए तब तक आपको बढ़िया हाई रेजोल्यूशन वीडियोस या इमेजेस मिलती रहेंगी। ठीक है, अब क्या है कि ये क्यों किया गया है, ताकि जो जैमर्स थे, जो ट्रेडिशनली आपको देखने को मिलते थे, जो जाम कर देते थे कनेक्शन को और उसके बाद ड्रोन के बीच में और जो भी उसे यूज कर रहा है ड्रोन को, उनके बीच का कनेक्शन खत्म हो जाता था, है ना, उसको उसमें ये हमें हेल्प करेगा कि ऐसा फिर नहीं हो पाएगा। प्लस जो स्पूफिंग की जाती थी फ्रीक्वेंसीज के साथ, ड्रोन की फ्रीक्वेंसीज के साथ, वो भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि कोई वायरलेस सिग्नल आउटपुट ही नहीं है ना। स्टेल्थ क्यों बोला गया, स्टेल्थ का मतलब होता है छुप छुपा के जो काम किया जा सकता है। तो जब वही बात है कि जब कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो है ही नहीं आपके बीच में और ड्रोन के बीच में, तो कोई भी इसे डिटेक्ट कैसे करेगा, डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा जब कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इसलिए स्टेल्थ की तरह भी इसे यूज किया जा सकता है, छुप छुपा के भी काम किया जा सकता है। ठीक है, प्लस जीरो लेटेंसी है। लेटेंसी का मतलब है, देखो सिग्नल ऐसे जाते हैं फिर वापस आते हैं, अब डायरेक्ट कनेक्शन है तो सिग्नल कहीं जाने के लिए और वापस आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ से डेटा यहाँ आ रहा है, तो जीरो लेटेंसी का मतलब है कि रियल टाइम मिलेगा डेटा, 1 सेकंड का भी हमें आपको वो नहीं देखने को मिलेगा, मतलब कि डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा टाइम का, ऑन द स्पॉट जो हो रहा है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट वल्नरेबिलिटीज वही है, देखो यार, अब जैसे आप पतंग उड़ाते हो, आप पतंग को बहुत दूर तक उड़ाते हो तो आपको देखने को मिलता है ना, धागा ऐसे मुड़ गया है, धागा ऐसे मुड़ गया, तो वो इसमें भी देखने को मिलेगा। जब लंबे 30 to 45 किलोमीटर तक अगर आप किसी चीज को मतलब कि उड़ा रहे हो, तो वो फाइबर ऑप्टिक्स कितनी भी हल्की हो बट वो इस तरीके से हो जाएगी, तो वो एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि फिर आपको ये देखने को मिल सकता है कि कहीं पर हाई टेंशन वायर्स हैं या कुछ भी है, या कोई ऐसा टेरेन है जहाँ पे पहाड़ है, तो वहां पर तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, वो अटक जाएगी, है ना, ये एक प्रॉब्लम देखने को मिली। प्लस जब इतनी लंबी फाइबर ऑप्टिक है तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा, स्पीड भी कम हो जाएगी ड्रोन की, फिर उसको साथ में लेके चलना है तो ड्रोन की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, कम टाइम तक ही ड्रोन उड़ पाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोब का फर्स्ट, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का पहली एक साइंटिफिक बॉडी को इंट्रोड्यूस किया है एआई के लिए। ठीक है, उसका नाम क्या है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई। ठीक है, इसने अभी क्या है एक रिपोर्ट भी निकाली थी, इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, बट इतना जान लो पहले, 40 ग्लोबली रिकॉग्नाइज एक्सपर्ट्स इसमें होंगे, डिफरेंट एरिनाज से होंगे। ठीक है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज जो है वो मिल पाए। 3 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया जाएगा, मतलब आज अपॉइंट हुए तो अगले 3 साल के लिए इनके पास पावर रहेगी। ठीक है, रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट ये कहती है, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, अभी आपको ये देखने को मिलेगा कुछ साल आप एआई के बारे में पढ़ रहे हैं, एडवांस एआई आ गया, एडवांस एआई के बारे में पढ़ेंगे, जनरेटिव एआई आ जाएगा, जनरेटिव एआई के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ और टाइप का एआई आ जाएगा। मतलब ना, अभी ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये अभी अपने आप को चेंज कर रही है, अभी ये उस पीक पे नहीं पहुंची जहां से ये चेंज ना हो पाए। लाइक आपने देखा था जब कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर के टाइम आने के टाइम पर भी ऐसे ही हो रहा था, पर वो धीरे हो रहा था, पर एआई के टाइम पर ये बहुत तेज हो रहा है, कि मतलब आप ये पढ़ रहे हैं तो ये आ गया, ये पढ़ रहे हैं तो ये आ गया, ये पढ़ रहे हैं तो ये आ गया। तो अभी गवर्नमेंट भी इस चीज को, जिसे हम कहते हैं कि ट्रैक नहीं कर पा रही,
और जब गवर्नमेंट इस चीज को ट्रैक नहीं कर पा रही, तो इसी की रिपोर्ट में एक चीज बोला गया था कि जो अभी एआई की एडवांसमेंट हो रही है ना, जितनी तेजी से रैपिड एडवांसमेंट जो हमें देखने को मिल रही है, ये एक्चुअली जो गवर्नमेंट की स्पीड है, गवर्नमेंट की एबिलिटी है इस टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करने की, उसको आउटपेस कर रही है, मतलब कि उससे बहुत तेज चल रही है। मतलब गवर्नमेंट ये सोचती है वो यहाँ पहुंच जाती है, ये सोचती है वो यहाँ पहुंच जाती है। इससे पॉलिसीज बनाने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। प्लस ये बोला गया, ये जो टेक्नोलॉजीज है मेनली, इसका जो आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा, 90% कंट्रोल वो यूएस और चाइना के पास ही है, जो मैंने ऊपर भी अभी आपको बताया था, है ना। 118 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में ऐसी हैं जिनके पास ना कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई ऐसे एक्सपर्टीज है कि वो इस एआई को चेंज होते हुए पकड़ पाए, है ना, या फिर इस एआई के साथ, या फिर एआई कंपैटिबल बन पाए, है ना। तो ये चीज यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताई गई। बाकी एक चीज, एक नाम याद रखना जो भी पीसीएस वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं, कि हमारे देश को इसी फोरम में जो रिप्रेजेंट किया था वो किया था प्रोफेसर बी रविंद्रन ने। ठीक है, ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम क्यों पढ़ा रहा हूं? इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड आई इन द स्काई है। अभी आपको जो रेडार देखने को मिलते थे, कहाँ देखने को मिलते थे? ग्राउंड पे। अब देखो, मान लो इधर पहाड़ है, तो अब ये रेडार सिस्टम जो है ना, फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है, तो वो इसके पार नहीं देख पाता था। ठीक है, बट अब इस तरीके से नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लेके आए हैं, जिसकी हेल्प से क्या किया जाएगा, जेट्स के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू क्या किया जाएगा कि ये मूवेबल रहेंगे, ये इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, सेम टाइम पे इधर भी इधर भी। अब क्या है, इस टेरेन की प्रॉब्लम नहीं रही, जो मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती थी कि कोई फ्रीक्वेंसी को जैम कर रहा है, कोई बात नहीं, जैम कर ले भाई, हम इधर से इधर मूव हो जाएंगे, फिर हम चेक करेंगे। समझ रहे हो इस चीज को? तो अब क्या है कि पहले हम ग्राउंड बेस्ड रेडार सिस्टम था, ग्राउंड बेस्ड से हटकर जेट बेस्ड या ड्रोन बेस्ड, अभी थोड़े दिन में ड्रोन बेस्ड भी हो जाएगा ये। ठीक है, इसको क्या कर दिया है, अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम बना दिया। ठीक है, तो यही बोला गया है कि फ्लाइंग रेडार स्टेशन हमें देखने को मिलेंगे, कमांड सेंटर्स देखने को मिलेंगे, जो ग्राउंड स्टेशन है उन पर ही सिर्फ हम निर्भर नहीं रहेंगे। ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड्स में भी हम क्या कर सकते हैं, रेडार सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो रेंज है 250 से 375 किलोमीटर तक रहेगी। जितना आप ऊपर जाओगे उतना आप अच्छे से व्यू ले सकते हो, अपने रेडार सिस्टम को उतना आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, हम फिफ्थ ऐसे नेशन बन चुके हैं, पांचवे, ये तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज, डिफेंस, पीसीएस, सबके लिए। ठीक है, कि हम पांचवे ऐसे नेशन बन चुके हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है। पहली थी यूएस, देन रशिया, देन इजराइल, देन चाइना, एंड पांचवे हैं हम। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसको रिसेंटली फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल चुकी है, और इंडियन एयरफोर्स ने भी इसको पूरी की पूरी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया कि इसको कॉम्बैट रेडीनेस में यूज किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो इसके ऊपर तो मैंने शॉर्ट्स भी बनाई थी, है ना, उसमें भी मैंने आपको बताया था। देखो हुआ क्या, इंडिया ने रिसेंटली 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स को बैन किया। अब आपको ये नहीं पढ़ना कौन कौन से ड्रग थे जो बैन हो गए, आपको पढ़ना ये है कि भाई साहब, ये फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग होते क्या है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये पर्सन ए है, ठीक है, ये पर्सन बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, और ऐसे ही एक ये पर्सन है। अब इस पर्सन को एक बीमारी हुई एक्स, इसको ये हुई वाई, इसको ये हुई जेड, इसको ये हुई ए। ए तो नहीं ले सकते, एम। ठीक है, अब इसमें से दो बीमारी इसे भी है, एक्स और एम। ठीक है, अब क्या हुआ, और मान लो कुछ टाइम के बाद इसको जेड बीमारी भी हो गई। ठीक है, कोई भी है ये इंसान, एग्जिस्ट नहीं करता, हम नहीं कहते किसी को भी ऐसी बीमारी हो, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये उसको ये बीमारी हो गई। अब ये आदमी तो एक पर्टिकुलर दवाई खाना खाएगा, ये पर्टिकुलर दवाई खाएगा, ये पर्टिकुलर दवाई खाएगा, ये पर्टिकुलर दवाई खाएगा। ठीक है, बट जिसको ये तीनों प्रॉब्लम्स है, वो क्या कर सकता है, वो पूरी की पूरी तीनों दवाई अलग अलग खा सकता है। बट बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने सोचा, क्यों भाई, हम एक ऐसी दवाई बनाते हैं जो ये तीनों को एक साथ खत्म कर दे। तो वो उन्होंने एक ऐसी पर्टिकुलर दवाई बना दी। बट हुआ क्या, हुआ ये, इसमें पर्टिकुलर मान लो 10% डोज एक्स की है, 20% डोज वाई की है, फिर ऐसी किसी की डोज है, फिर किसी की डोज है, अलग अलग परसेंटेज में डोज है एक ही इसमें। अब मान लो
ये इसने खाई, चलो ठीक है। बट अब आपको पता है जब किसी भी कोई भी मेडिसिन आती है, ठीक है, मल्टी ड्रग मेडिसिन आती है, और अगर वो इस पे वर्क कर रही है अच्छे से, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो इसको भी रिकमेंड कर देंगे, इसको भी रिकमेंड कर देंगे। पर्टिकुलरली मैं आपको बताता हूँ, इसका भी कमीशन होता है, ठीक है, कि आप हमारी दवाई दीजिए, 10% कमीशन आपका, 20% कमीशन आपका। तो अब मैं सबको तो नहीं बोल सकता, पर बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि इन ड्रग्स की जो खपत है पिछले कुछ सालों में देखा गया बहुत बढ़ गई। अब प्रॉब्लम ये आई कि अगर इसको सिर्फ एम प्रॉब्लम है तो ये एम की दवाई खाए, बट ये एक्स वाई जेड भी इसकी बॉडी में जा रही है, उसकी दवाइयां भी इसकी बॉडी में जा रही है। अब ये क्या करेंगे, ये इसकी बॉडी में इसके लिए पहले से ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे। तो अब जब इसको ये प्रॉब्लम्स होगी ना, तो इसको इसकी हाई डोज लेनी पड़ेगी जो इसकी बॉडी को इफेक्ट करेगी लॉन्ग टर्म में। तो ऐसे ही बहुत सारी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स देखने को मिल रहे थे, जिन्हें रिसेंटली जो गवर्नमेंट है उन्होंने बैन किया। क्यों? क्योंकि जो रूरल एरियाज में, टीयर 2 सिटीज में, जहां पर लोग केमिस्ट के कहने पे कुछ भी ले लेते हैं, वो तो अपना कमीशन देखेंगे ना भाई, वो तो यही ड्रग देते थे। अब क्या है कि उसकी वजह से लोगों की बॉडी में ये प्रॉब्लम देखने को मिली कि अब उन्हें बहुत ही हाई डोज लेनी पड़ रही है किसी भी चीज के लिए, और जिसकी जरूरत उनको नहीं भी है वो भी उनकी बॉडी में जा रहा है, वो ड्रग भी उनकी बॉडी में जा रहा है, विच इज नॉट गुड। तो आपको याद रखना है, ये जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं, इसको सेक्शन 26A ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत देखा जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसे बैन किया, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको पता होना चाहिए था कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स होते क्या। आगे बढ़ते, ओके। अब देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी को अभी स्टार्ट किया गया, ठीक है। किसने किया? इंडिया के अंदर हुआ है ये, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने किया है। वर्ल्ड का पहला इंडिया के अंदर हुआ, तो इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होगा? इंपॉर्टेंट तो होगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, और इसीलिए मैंने इसे ऐड किया है कि कालपक्कम में, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर ऐसा पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, ऐसी एक फैसिलिटी बनाई गई है जिसमें हाइड्रोजन प्रोडक्शन किसकी हेल्प से किया जाएगा? न्यूक्लियर हीट की हेल्प से। मतलब जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करी जा रही है, आपको पता है बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं, कोल से भी प्रोड्यूस कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस से भी प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, ग्रीन चीजों से, मतलब कि बायोमास से भी कर सकते हो प्रोड्यूस। फिर ऐसे ही आप न्यूक्लियर एनर्जी से भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो हाइड्रोजन को, ठीक है। तो इसका वर्ल्ड का पहली एक ऐसी फैसिलिटी इंडिया में इंट्रोड्यूस करी गई है, स्टार्ट करी गई है, कालपक्कम तमिलनाडु में। हर कोई याद कर लेना, ठीक है। अब इस चीज को याद रखना, किया क्या जाएगा। दो स्टेजेस हैं इसके हाइड्रोजन प्रोडक्शन के। सबसे पहले ऑक्सीजन प्रोडक्शन करी जाएगी। जो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इसे न्यूक्लियर हीट की हेल्प से हीट किया जाएगा, ठीक है। वहां से ऑक्सीजन निकलेगी, वहां से ऑक्सीजन निकलेगी। और जब ये ऑक्सीजन निकल जाएगी तो एक आपको पता है कि साथ ही साथ कुछ और भी बचेगा, तो वो बचेगा क्या? ये कप्रस क्लोराइड बचेगा। अब ये जो कप्रस क्लोराइड है, इसको लो वोल्टेज इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू पास करवाया जाएगा, और फिर वहां से आपको ग्रीन हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। प्रोसेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट एक वर्ड है विच इज पिंक हाइड्रोजन। अगर डायरेक्टली पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा, वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी कहां बनाई गई? कालपक्कम तमिलनाडु में। कौन सा डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड था? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। कैसे बनाया गया? दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिंक हाइड्रोजन। जैसे मैंने आपको बताया था ब्राउन हाइड्रोजन क्या होता है, कोल की हेल्प से बना रहे हाइड्रोजन को। मैंने आपको बताया ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, जब हम उसको किससे बना रहे हैं? हम उसे बना रहे हैं बायोमास से, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट से, ऑर्गेनिक मटेरियल से। वैसे ही पिंक हाइड्रोजन का मतलब क्या है? जब आप न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर कर आप हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे पिंक हाइड्रोजन। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो मैंने अभी तक आपको इंफॉर्मेशन बताई, जो मैंने आपको चीजें करवाई, ये हमें थोड़ा सा डीप में पढ़ना था। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो डीप में पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो जो ये पॉइंटर्स हैं, यहाँ पे मैंने बस उन फैक्ट्स को ही डिस्कस किया है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी वो चीजें बता देता हूँ। कोल गैसिफिकेशन का मतलब क्या है?
कोल गैसिफिकेशन का मतलब है जब हम सॉलिड गोल को यूज करके सिन गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कोल गैसिफिकेशन बोला जाता है। सिन गैस का मतलब क्या, मैंने आपको बताया, मिक्सचर ऑफ CO एंड H2। इसमें और भी चीजें हैं बट मेजरली यही होते हैं, वो बहुत नामात्र के हैं इसलिए उन्हें ऐड नहीं किया जाता यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए हमारे देश में एक टारगेट भी सेट किया गया है कि 2030 तक हमें 100 मीट्रिक टन का एक एनर्जी सोर्स बनाना है, किसका, कोल गैसिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अभी रिसेंटली नासा ने अपना एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट था मेवन नाम का, जो 2013 में लॉन्च किया गया था, उसको क्या किया गया है, उसको डीकमीशन करने की बात करी गई है। मेवन क्या है, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन, मतलब कि मार्स का जो अपर एटमॉस्फेयर था ना, उसको यहाँ पर ये डिटेक्ट कर रहा था, उसमें चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। क्या कौन सा प्रोजेक्ट है, मेवन। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मेवन किसका प्रोजेक्ट है, याद रखना है नासा का है, ठीक है। अभी रिसेंटली वैस्प 94A-B नाम का एक जायंट, गैस जायंट देखने को मिला है, गैस जायंट प्लैनेट, ठीक है। ये एक प्लैनेट है, ये जुपिटर की तरह है बट बहुत हॉट है। इट इज वेरी हॉट, इतना हॉट कि यहाँ पर जो स्टोन्स थे ना, वो भी वेपराइज होके उन्होंने भी एक क्लाउड बना लिया, इतनी हीट है वहां पे। तो इसलिए इसे हॉट जुपिटर भी बोला जाता है, ठीक है। और याद रखना, अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज हॉट जुपिटर, तो याद रखना है WASP 94AB, ठीक है। ये हमारी अर्थ से 70 लाइट ईयर्स, सॉरी 700 लाइट ईयर्स अवे है। लाइट ईयर्स क्या है, एक डिस्टेंस नापने का तरीका है, ठीक है। जैसे आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बोलते हैं ना, वैसे ये लाइट ईयर्स जो है वो भी एक डिस्टेंस नापने का तरीका है। लाइट ईयर का मतलब क्या है, एक साल में जो लाइट है वो अपनी स्पीड से कितनी दूर जा सकती है, उस पूरे के पूरे डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर बोला जाता है। तो ऐसे ही वो जो लाइट है वो 700 साल में कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, उतना दूर ये वास्प 94AB है। अब आप कहोगे भाई इतना दूर है, यहाँ तो हम कभी पहुंच भी ना पाए। 70 लाइट ईयर्स का मतलब है, अगर आप लाइट 700 लाइट ईयर्स का मतलब है, अगर आप लाइट की स्पीड से जाते हैं ना, तो आपको 700 साल लगेंगे, ठीक है। तो सोचो इतनी दूर चीज ये हमने कैसे देख ली। तो जो नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, उसकी हेल्प से हमने इसे देखा और वहां पर वहां के एटमॉस्फेयर को हमने मतलब कि रीड करने की कोशिश करी, एनालाइज करने की कोशिश करी। तो वहां पर ये पता चला, जो मैंने आपको बोला बोला कि वेपराइज रॉक्स वहां पे देखने को मिलती है। मतलब कि रॉक इतना हाई टेम्परेचर है कि रॉक्स भी वेपराइज होकर क्लाउड बन चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट, H3 क्या है, देखो क्या है कि H3 ये जापान का ही एक लिक्विड प्रोपेलेंट फ्लैगशिप लॉन्च व्हीकल है। इसने रिसेंटली क्या किया था, बहुत सारी सैटेलाइट्स जो हैं, 3 सैटेलाइट्स मेनली एटमॉस्फेयर में डिप्लॉय करी थी, तो इस वजह से न्यूज में था, बट दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसको हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ड्रॉप शिपिंग का। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि हाँ मेरे पास सोर्स है और मैं ये काम कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। देखो हमेशा मैं आपको एक बात बताता हूँ, कमाने का सोर्स, पैसे को वैल्यू करो, कमाने का सोर्स कभी मत छोड़ो, ठीक है। तरीका बताता हूँ, ये आप हो, मैं हूँ, ठीक है। अच्छी चीज है, अब अच्छी चीज में मैं अपने आप को रखता हूँ, है ना। ये मैं हूँ, मैंने एक ड्रॉप शिपिंग का मार्केट ओपन करने की कोशिश करी, ठीक है। मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरे पास कस्टमर्स है। कैसे कस्टमर्स आए, मैंने मान लो इंस्टा पे एक पेज बना लिया, ठीक है। इस पेज में मैंने ज्वेलरीज भी डाली हुई है, मैंने वॉचेस भी डाली हुई है, मैंने बहुत सारी चीजें डाली हुई है, ठीक है। अब ये कस्टमर आया मेरे पास, अरे वाह यार क्या प्रोडक्ट है, वाह, व्हाट अ प्रोडक्ट, आई वांट टू बाय दिस। तो मैंने कहा भाई खरीद ले, है ना। ये मैंने उसमें प्राइस वगैरह सब लिस्ट किया हुआ था। मैंने उस पर मतलब प्रॉपर तरीके से एक छोटी वेबसाइट बना रखी है, जिसमें वो पे करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा। अब मैंने यहाँ से प्रोडक्ट मंगवाया नहीं है, मैंने यही जो है इंफॉर्मेशन यहाँ भेज दी, ठीक है, कि ये डिलीवर यहाँ करना है। अब मान लो कोई प्रोडक्ट था 100 रुपए का, मैंने यहाँ पे लिस्ट किया था 150 रुपए का, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, मैंने यहाँ तो 100 रुपए ही भेजे आगे और मैंने एड्रेस भेजा। अब ये अपने आप केयर करेगा कैसे इसे डिलीवर करना है, ठीक है। मेरे को क्या मिला, 50 रुपए। ये होता है ड्रॉप शिपिंग। जब आप क्या कर रहे हो, एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह भिजवा दे रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो, एक बीच में कमीशन खा जा रहे हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। डेंगू, डेंगू कुछ नहीं है, एक एक्चुअली ब्राजील में डेंगू की वैक्सीन थी, ठीक है।
तो उसमें क्या देखने को मिला कि बहुत सारे, मतलब कि देखो वैसे तो रेट बहुत कम है, पर बहुत सारे लोगों को की डेथ देखने को मिली इस वैक्सीनेशन के बाद। तो इस वजह से इसको डिसकंटिन्यू किया उन्होंने। बट डेंगू ऑल पूछा जा सकता है क्या है, तो आपको याद रखना है कि ब्राजील की डेंगू वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन कैंपेन, ठीक है। यूरेनियम डाउन ब्लेंडिंग, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको पता है यूरेनियम को आप वेपन्स बनाने के लिए यूज कर सकते हो। वेपन्स कैसे, वेपन्स बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर बन सकते हो आप, है ना, न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट कर सकते हो। तो देखो आपको पता है, बट इसमें भी स्टेज वाइज काम चलता है ना। अब क्या है कि यूएस यही कह रहा है कि हम ईरान को यूरेनियम डाउन ब्लेंड करेंगे, ठीक है। कैसे? अभी ईरान के पास जो यूरेनियम की कैपेसिटी है, जिस स्टेज पर यूरेनियम है, उससे क्या किया जा सकता है, उससे वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत पास है। तो अब क्या किया जा रहा है, यूएस कह रहा है कि हम इसको डाउन ब्लेंड करेंगे, हम उसकी जो स्टेज है उसको नीचे वाली स्टेज में लेके आएंगे, ठीक है, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ उसको किसके लिए यूज कर सके, उसको वो यूज कर सके सिविलियंस के लिए, मतलब कि सिविलियंस की एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, और उससे वो वेपन ना बना पाए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यूएस इजराइल का थ्रेट खत्म हो जाएगा कि ये न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, और ईरान जो है वो क्या कर पाएगा, ईरान उसको सिविलियन एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए यूज कर सकता है, ठीक है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है बीजीपी हाईजैकिंग। अब ये बीजीपी हाईजैकिंग होता क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। एक कॉन्सेप्ट मैं हमेशा आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये बीजीपी, बीजेपी नहीं है, बीजीपी हाईजैकिंग है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है, कोई भी चीज के लिए आप कंफ्यूज्ड हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि कोई भी प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई तो मैं आपको अपना पर्सनल टेलीग्राम का हैंडल दे दूंगा, आप वहां पे मुझसे बात कर सकते हैं। बट आप मुझसे चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं क्लास कैसी लगी आपको, आप वो भी मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।